प्रोग्राम मुकाबल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई का इमरान खान की रिहाई के लिए 90 रोजा तहरीक का ऐलान। 90 दिन ही क्यों और लाया अमल क्या होगा? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? लाहौर इजलास में नजरअंदाज किए जाने पर आलिया हमजा का ट्वीट। पीटीआई इस तहरीक को लेकर किस हद तक संजीदा और मुनज्जम है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शंस पोलिंग 21 जुलाई को होगी। मुत्तहिदा ऑपोजिशन की बाज़गश्त। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मदद नहीं लेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाकयात। दहशतगर्दी की हालिया लहर में ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। इसके अलावा शामिल करेंगे एफपीएससी ने ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान की स्क्रूटनी शुरू कर दी। इंटरव्यू में 100 में से 40 नंबर लेना जरूरी, लेकिन बहुत से बड़े अफसरान 40 नंबर भी ना ले सके, नौकरी से फारिग कर दिए जाएंगे। सियासी कमेटी ने किस इदारे से कितने अफसर रेगुलराइज किए थे और क्यों, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे एक तरफ मौसम की बेरहमी, तूफानी बारिशों और सैलाब से 14 अफराद जाँ बहक, और दूसरी तरफ कारोबारी जहन अपने लालच के लिए लोगों की जानों को दांव पे लगाकर टूरिज्म प्रमोट करना चाह रहे हैं। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो ओवर द वीकेंड बहुत सारी खबरें इकट्ठी हो गई और बहुत सारा कुछ है जिसके ऊपर आपका एनालिसिस सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, लार्जर पिक्चर की बात करें, तो कैनवस पे क्या नज़र आ रहा है? कैनवस पे ये नज़र आ रहा है कि मेरे सामने ये 2-4 खबरें पड़ी हुई हैं और इनको अगर जोड़ें तो जो पिक्चर आती है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो प्राइम मिनिस्टर हमें बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर रोज़ जो है अपने आप को ही कैबिनेट एक दूसरे को मुबारकबाद देती है कि हमने कमाल कर दिया और मेरी टीम ने अनथक मेहनत करके और दिन रात काम करके ये स्टेबिलिटी ले आए हैं। तो वो जो स्टेबिलिटी की बातें करते हैं वो हमें नज़र नहीं आती। मुल्क के चारों तरफ देर ले, चाहे वो इकनॉमिक सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, या फिर जो एक्चुअल सिक्योरिटी है, उसकी बड़ी सिचुएशन ख़राब है। इस वक्त सूरत हाल पीटीआई की तो बात करेंगे ही कि वो उन्होंने ऐलान कर दिया है अपनी तहरीक का कि क्या उसके सूरत हाल बनेगी, क्या उससे क्या मामलात कितने बिगड़ेंगे या संभलेंगे, जो भी है। मगर ओवरऑल उसके साथ और भी 2-4 क्राइसिस जुड़े हुए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी वही ओल्ड सस्पेक्ट्स ही काबू आते हैं कि आप तनख्वाहदार तबका आता है, मिडिल क्लास आती है, पुराने वो जो लॉबीज़ हैं, पावर लॉबीज़, उनको हाथ डालें तो नहीं वो आता। अभी 19 तारीख को 19 जुलाई को पाकिस्तान के बिजनेसमैन ट्रेडर्स ने ऐलान किया हुआ है हड़ताल का। अगर प्रोड्यूसर साहब अकमल अगर दिखा सकें आप कि जी लाहौर चेंबर के ये प्रेसिडेंट हैं अबूजर शाद साहब, ये लाहौर चेंबर में जो तख्ते लाहौर है जहाँ से रूलिंग पार्टी नून लीग आती है, ये उनके घर में ही हो रही है। इसी सीट पे लाहौर चेंबर में किसी ज़माने में इसहाक डार साहब भी इसके प्रेसिडेंट होते थे। वहाँ पे ये इस तरह की बात हम करें तो शायद बुरा मनाई जाए, मगर वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अंडर इन्वॉइसिंग के और जो इंडस्ट्री के हालात बता रहे हैं वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। उसके साथ अभी एक और इस तरह की खबरें आम आवाम के लिए जो आ रही हैं कि जी मज़ीद महंगाई का एक बम गिराने की इतलाएँ आ रही है और कंसिडर किया जा रहा है कि शायद आइंदा चंद दिनों में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ सकती हो सकता है 6 रुपये बढ़ा दी जाए। तो गैस की पहले ही फिक्स कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। तो ये जो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, बाकी लड़ाई चल रही है वीट के ऊपर, चीनी के ऊपर, सारे मसाइल के ऊपर चल रही है। जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है इस वक्त हम गौर नहीं कर रहे कि बलूचिस्तान के खौफनाक किस्म के फिगर्स हैं कि 6 माह में दहशतगर्दी के 501 वाक़यात हुए हैं जिसमें 257 अफराद शहीद हो चुके हुए हैं। और ये सिर्फ 6 माह के फिगर्स हैं बलूचिस्तान में। और ये हाल ही में ये वीकेंड के ऊपर जो है के दौरान जो है लोरालाई के करीब ये जो पंजाबी शनाख्त कर करके 9 मुसाफिर इन बेचारों को शहीद किया गया है, बड़ी तकलीफदह खबर है। फिर केपी के अंदर जो है अभी हाल ही में एनपी के मौलाना ज़ैब खान बाजौड़ के जो है फायरिंग के अंदर 2 अफराद एक साथ पुलिस वाला भी कत्ल हुआ है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है केपी के अंदर इस वक्त जो है
जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं बन्नू शन्नू में जो थानों के ऊपर अटैक हो रहे हैं और अभी वो ड्रोन्स के जरिए एक्सप्लोसिव कर रहे हैं। अब उनके पास जो दहशतगर्द हैं वो इतनी खौफनाक टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि उसको मैच आम पुलिस नहीं कर पा रही है और उनको लड़ने के लिए वहाँ पे बड़ी मुश्किल है। और केपी और बलूचिस्तान में ही गवर्नमेंट का बड़ा ज़्यादा जोर है। वहाँ भी हाल ही में ये फाटा की एक कमेटी बनाई गई, वो इशू चल रहा है कि कंट्रोल करने की सिचुएशन है। फिर साथ में उसके मिला लें कि पीटीआई की जब ये इस तनाजुर के अंदर जब उनकी कॉल आती है तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। गो के ये ज़रूर है कि पीटीआई का अपना नहीं पता चलता कि पीटीआई क्या चाहती है। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि अभी जो उनकी तरफ से एक मज़ाक़ खेज़ी अब हो गया है, जो उनका शुरू से 2-4 साल से तरीक़ाकार है, उससे लगता नहीं है कि ये लोग या संजीदा हैं या इनके किसी एफर्ट से इमरान खान मुझे बाहर नज़र आता, बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। यहाँ तक कि जबकि इमरान खान की हमशीरा को, लीमा बीबी को खुद कहना पड़ जाए कि वो माइनस ही तकरीबन हो गया इमरान खान, तो वही हालात हुए हैं कि अली मीन गंडापुर साहब का जो सारा बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले वो बताया गया था कि 5 तारीख तक वो पीक करेगी और फिर लाहौर में वो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो तमाम जलसे को ले गए और इमरान खान को पूरी बात नहीं बताई गई कि ये शख्स जो है ये 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दूसरी तरफ जा चुका हुआ था और उसका बैकग्राउंड नहीं बताया जाता। और उनके पीछे एक लॉबी है और इंक्लूडिंग गंडापुर साहब ये उस दावत में चले गए और उसकी सारी जो फ़ोटो ऑप्स थी, उसका जो नज़र आ रहा था, उसकी ऑप्टिक्स जो हैं वो बुरे थे कि वहाँ ज़ियाफ़त चल रही है, खाबे खाए जा रहे हैं। बड़ा ख्याल रखा जाता था। हमने बड़ी इस तरह की तहरीकें देखी हैं। बेनज़ीर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन मार्च करती थी या लॉन्ग मार्च करती थी तो वो एक बड़े पसीने में शराबूर जो है छल्ली मंगवा के खा रही हैं या एक उसकी एक एम्बियंस का ख्याल करना पड़ता है। जो लोग तहरीक आप लोगों को कह रहे हैं सड़कों पे आ जाएं, जान दे दें और बड़के मार रहे हैं आर पार कर और वहाँ पे वो मुर्गे की टांग जो है ना वो अपनी मूँछों के तले दबा के खा रहे हैं, तो वो ऑप्टिक्स भी देखने पड़ते हैं। और मैं उसके बाद फिर वो आपस की जो इख्तलाफात की खबरें आई हैं, ये मेरे सामने आलिया हमजा की आपने भी अपने दाइये में जिक्र किया जी, उनका कि ये पढ़े ना ज़रा कि क्या कह रही हैं वो जी। ये ट्वीट वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किसी लाएअमल का कल या आज ऐलान हुआ है। वो ये कह रही हैं कि 5 अगस्त का तो सुना था, ये जो नई शोशा छेड़ दी है अली मीन गंडापुर साहब ने 90 डे का प्लान, ये कहाँ से आ गया है? वो ना करने वाली बातें हो गई क्योंकि जी मुझे तो इसका नहीं पता, किसी कोई रोशनी मुझे के लिए डाल सके ये तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, ये वो तफसीलात नहीं बताई गई। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने इंडिकेट की आमिर साहब, वो ये थी कि उनकी मसरूफियत के हवाले से उनको ये कहा गया कि बेसिकली ये कहा गया कि वो इसलिए नहीं मौजूद थी क्योंकि वो मसरूफ थी अपनी कुछ मसरूफियात में। उन्होंने अपनी हर एक को ड्यूटी दी गई है। उनकी तो सबकी नज़र ये थी कि ये मेन जलसा है और वहाँ पे ये कुछ इस तरह का ऐलान किया जाएगा। उस वक्त वहाँ पे ऐलान करने की बजाय बाद में लोगों को मैं देख रहा था, सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे थे कि नहीं ये कोशिश की जा रही है बीच में लड़ाई कराने की और इत्तेहाद तोड़ने की। ये लोगों की तरफ से नहीं कर रही, ये पार्टी की लीडरशिप की तरफ से हो रहा है। जब आप अपने वर्कर को कंफ्यूज करेंगे, मीडिया को कंफ्यूज करेंगे कि 5 अगस्त की बजाय 90 दिन का एक शोशा छेड़ देंगे तो वर्कर कंफ्यूज होगा, उनको नहीं पता। और फोकस जो है इमरान खान की रिहाई से छोड़ के आप मिर्ज़ा अफरीदी की सेनेट की टिकटों के लिए लॉबिंग करते नजर आए और वो नहीं समझ आ रही कि वो क्यों की जा रही है। आप देखें अब केपी के इलेक्शन भी बीच में आ गए हैं। सेनेट के 11 सीटें टोटल में से इनकी तकरीबन 7 जनरल की सीटें हैं, 4 इनकी बनती हैं, 5वीं अगर ये अक्लमंदी करें तो ले सकते हैं। तो मुराद सईद, फैसल जावेद और इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान, ये 4 नाम थे। अब 5वां मिर्ज़ा अफरीदी साहब का डाला जा रहा है। नूर कादरी साहब भी मैदान के अंदर हैं, तो वो उसके लिए अली मीर गंडापुर साहब का ये इस पे फोकस करना। और लाहौर में मुझे नहीं समझ आ रही कि एक शख्स का वैसे ही अफरीदी साहब का लाहौर के अंदर फार्म हाउस है, तो अगर ये बिजनेस है तो केपी की नुमाइंदगी इन्होंने क्या करनी है। काफ़ी सारे और सवाल हैं। जिससे दूसरा ये है कि पार्टी डिवीजन है, जो रिएक्शन आया है वो बड़ा खौफनाक किस्म का आया है।
तो इन हालात में पीटीआई के जो है वो उसमें ये वाला एक मुश्किल आ जाती है। वो खुद ही इकट्ठे नहीं है आमिर साहब, तो लोगों को इकट्ठा करना तो इस वक्त एक बड़ा सवाल है, और किस तरीके से करना है, क्योंकि ये जो 90 डेज के प्लान की बात हो रही है इससे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि 90 डेज का प्लान कहीं पे इमरान खान ने तो ऐसा कोई लाएअमल नहीं दिया। यही बात आलिया भी कर रही है कि ये किस तरीके से आया है, और दूसरी बात वो ये कह रही है कि फोकस जो है वो इस वक्त ये नहीं है, और उनका ये कहना है कि उनको साइड पे रखा गया। तो इस तरह के सिनेरियो में जहां पे आपस में ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है, डू यू थिंक कुछ सीरियस हो रहा है? नहीं, सीरियस क्या होना है कि वो आप बाद में मीडिया को या किसी को ये ब्लेम नहीं कर सकते। आपस में ये जो लीडरशिप है, ये केपी की और पंजाब की डिफरेंसेस नहीं ख़त्म होते। फिर विद इन केपी जो है वो जुनेद अकबर हैं, वो ठीक है केपी में कर रहे हैं, अली ऊन ये तासुब तो ये देख गए थे कि इस तरह लाहौर जा रहे हैं और बड़ी वो डेयरिंग लग रहा था कि जी लाहौर जाके वो एज ए लीड करेंगे, और एकदम जाते जाते वो एकदम एक डी टूर मार के वो मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। और लोग सारे ज़ाहिर है इस वक्त देख रहे थे कि जनाब ये उसका कोई टेम्पो सेट करेंगे, और फिर एकदम वो ऑप्टिक्स आ गए हैं कि खाने खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं। सारी जो एम्बियंस है उससे मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा धचका लगा है। और कल बताया जा रहा है कि इमरान खान के साथ इनकी मीटिंग है, अगर वो मीटिंग हो पाती है और वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं तो कोई क्लैरिटी शायद आ जाए। मगर क्लियरली एक नज़र आता है कि इस वक्त जो मेन लीडरशिप पीटीआई की है उनके डिफरेंसेस भी हैं, फिर उनका अंदर जो है वो मुझे नीयत की भी खराबी काफ़ी लोगों में नज़र आती है। सबका नहीं कहा जा सकता, मगर काफ़ी लोगों में ये नज़र आती है, जिससे ऑब्वियसली फिर वर्कर को आप कहाँ ब्लेम ये करेंगे कि वो उसमें। तो ऐसे मौक़ों पे फिर ये है कि वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ईजी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इन हालात के अंदर ये वाला मुश्किल लगेगा। तो उसमें मज़ीद जो साथ में एक और चीज़ आई कि शेख वकास और आलिया हमज़ा के भी डिफरेंसेस नज़र आए। मुबैना तौर पे उनका कोई ऑडियो है, मुझे नहीं पता उसकी वो कितनी ऑथेंटिसिटी है, मगर क्योंकि उसको डिनाई नहीं किया गया, वो भी था जिसमें पता चल रहा है कि वो उनको ब्लेम कर रहे हैं कि जी, और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि वो अपने मैसेजेस पर्सनल जो हैं या ज़ाती जो आपस में एक दूसरे की हैं उसको पब्लिक कर दिया जाता है। बिल्कुल आमिर साहब, इस पे ही फर्दर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हारून रशीद साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी हारून, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। ये पीटीआई का हारून अभी सिलसिला तहरीक का ऐलान किया गया था जी 5 तारीख तक वो पीक करेगा। आपको क्या लगता है इनके हालात का, ये कुछ अचीव कर लेंगे? आमिर भाई, मेरा ख्याल में काफ़ी मुश्किल है, और तकरीबन जितने भी मैंने सियासी तजिया निगार और पंडित्स देखे हैं, कम से कम इस बात पे सब यूनानिमस नज़र आते हैं कि बहुत मुश्किल है पीटीआई के लिए कोई पीक क्रिएट करना 5 अगस्त तक। और जो आपने अभी इब्तिदाइया में सारी सिचुएशन ले डाउन की कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है और क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से लीड किया जा रहा है, वो बहुत से सवालात छोड़े जा रहा है। ख़ुद गंडापुर साहब जो हैं वो किस किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही उसके बारे में। और एक तरफ वो इमरान खान 5 अगस्त की बात करते हैं तो वो 90 दिन का ऐलान कर देते हैं कि हम 90 दिन में हम देखेंगे, और फिर बाद में कहते हैं नहीं, वो 90 दिन मैंने अपनी उसके लिए परफॉर्मेंस के लिए रखा था कि अगर मैं 3 माह में कुछ नहीं अचीव कर पाते तो फिर क्या हमें सियासत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो उन्होंने डिसाइड करना है। तो इससे पहले भी हारून कई दफ़ा इस तरह की भड़कें अली मीन गंडापुर साहब मार चुके हुए हैं। पिछले साल भी उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा, इस तरह का वो ऐलान करते रहते हैं, उसमें फिर वो क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। बिल्कुल, सियासतदानों के साथ तो खैर काफ़ी मुश्किल है, क्रेडिबिलिटी का लफ्ज़ किसी भी तरह से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर फिर पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत हो रही है तो उसमें फिर वो उसकी तौजीहात कोई निकाल लेते हैं, कोई वजूहात बता देते हैं कि जी वो मैंने उस वक्त कहा था, उस वक्त ये हालात है, अब ये हालात है, अब ये सूरत हाल है।
लेकिन मेरा ख्याल में जो इमरान खान खुद भी बैंक कर रहे थे वो अली अमीन गंडापुर पर ज़्यादा बैंक कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने उनकी शख्सियत जिस तरह की है, वो जिस तरह के एग्रेसिव और उस तरह का उनको चाहिए था कोई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने उन्हीं को चुना। हालांकि काफ़ी ज़्यादा सीजनड और मंझे हुए और संभले हुए भी लोग थे वहां पर, लेकिन उन्होंने इनका जब चॉइस की तो कुछ समझ आती वैसे हारून, आप और हम इस बड़े पुराने ये काम देख रहे हैं। इमरान खान की चॉइसेस जो हैं, उस्मान बुज़दार से लेके फिर खैर परवेज़ खटक था पहले, उनको चेंज करके महमूद खान वो भी छोड़ के चले गए, तो अभी सारा कुछ इन पे करना, और ये उस माहौल में हुआ है जिसमें पहले ही गंडापुर, अली अमीन गंडापुर पे ये शक किया जा रहा था कि ये विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं और इनकी नीयत नहीं है। सो इस तनाजुर में अब क्या करना है केपी में, कि कोई आपको लीडरशिप का वहाँ पे क्या नज़र आता है सूरत हाल? देखें, ये अब इमरान खान ने फैसला करना है, और कुछ ये महीनों से ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली का इम्कान है, लेकिन अभी तक इमरान खान जिस तरह वो बुज़दार साहब पर डटे रहे आखिरी वक्त तक, और उन्होंने तमाम तर मुखालफत के बावजूद उनको तब्दील नहीं किया, तो लगता ये है कि अभी तक भी वो उनकी पार्टी के अंदर से इशारे तो ज़रूर आते हैं, लेकिन वो ख़ुद अभी तक इस तरह का कोई फ़ैसला करने को तैयार नहीं है, और अभी भी वो उन्हीं पर बैंक कर रहे हैं। लेकिन ये सारी एक सूरत हाल मेरा ख्याल में एक थोड़ा सा हमें पीटीआई की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको भी जस्टिफाई करना चाहिए। जो सारी सूरत हाल है उसके पीछे पिछले 2 साल के जो हालात और वाक़यात रहे हैं, और जिस तरह से पार्टी का दबाव का शिकार रहा है, और जिस तरह से उनको सियासत करने नहीं दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर जो किरदार है उसको डिमिनिश करने की कोशिश की गई, अदलिया से उनको झटके लगे, तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है जो पार्टी का हाल इस वक्त हुआ है वो सिर्फ पार्टी लीडरों को दोष देना या उनको मूरद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं है। माजी में भी ये देखा है, मगर फिर वो दूसरी ऑप्शन ये रह जाती है कि अगर ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि हालात भी कुछ ऐसे ही ख़राब हैं, तो ज़ियाउल हक 11 साल निकाल गए थे, यूब खान भी 11 साल, 8-9 साल मुशर्रफ भी निकाला है, तो फिर वही ना कि इमरान खान तो बाहर नज़र आता है, मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है। जी बिल्कुल, जो फंडामेंटल्स हैं ना इमरान खान वर्सेस जो भी उनके मुखालफीन हैं उनके दरमियान, वो पिछले 2 साल में कोई चेंज नहीं हुए हैं। उनके मुखालफीन यही चाहेंगे कि इमरान खान जो हैं वो सियासत छोड़ दें या खामोश हो जाएं या किनारा कशी इख्तियार कर लें, जिस तरह का माजी में हमने देखा कि सियासतदानों से वही रवैये करवाए गए। तो जब तक वो उसको तैयार नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की सिचुएशन या पीटीआई की सिचुएशन में कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है। अगरचे मुझे अभी भी लगता है कोई इसका सर्वे या साइंटिफिक बेस तो नहीं है, लेकिन उनकी सपोर्ट अभी भी है लोगों में, और अभी भी लोग जो हैं वो इमरान खान की कॉल या उनकी बात को मानने को तैयार है और उससे अपनी राय बदलने को तैयार नहीं है। तो वो सूरत हाल अभी भी है, वो जो फंडामेंटल्स के अंदर बुनियादी मसला हारून यही आ रहा है कि ऑफ कोर्स इसमें कोई बहस नहीं है कि उन्होंने जब भी ये कॉल दी है अवाम वर्कर की हद तक वो इकट्ठा कर लेते हैं, मगर उसको ट्रांसलेट करना इनटू अ पॉलिटिकल प्रेशर टू द एक्सटेंट के जिसके अंदर कोई ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए कि उनके लिए वो कोई ढील निकालें या कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, वो वहाँ पे डिस्कनेक्ट है। उसका कोई सलूशन आपके ख्याल में कि ऐसे ही रहेगा कि कोई निकल सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई का एक जो सबसे बड़ी सियासी गलती अब तक मेरे एतबार से में भी कुछ लोग उससे एग्री ना करें, वो ये भी है कि ये जो सोलो फ्लाइट लेकर चल रहे हैं पहले दिन से, ये पॉलिटिक्स में काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है। और अभी भी अगरचे वो खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी में हैं, नेशनल असम्बली में भी अच्छी खासी नशिस्तें हैं उनकी, लेकिन फिर भी वो इसी पर मुसिर हैं कि उन्होंने सोलो ही चलना है।
तो 16 में मुश्किल हो जाता है। उनकी हुकूमत जब गिरी थी तो वो भी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने नहीं गिराई थी, या पीपल्स पार्टी ने नहीं गिराई थी, या मौलाना फजल रहमान ने नहीं गिराई थी, इन तीनों ने मिल के गिराई थी। तो इसके लिए भी इनको उस तरह की भी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही कि जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो अपोजिशन में हैं, मौलाना साहब भी ना पीटीआई की साइड पे इस वक्त हैं, ना वो नून की साइड पे हैं, उनको क्या ये इन्होंने माजी में कुछ कोशिशें की, जाके असद कैसर साहब मिले भी मौलाना साहब से 1-2 दफा, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अगेन वहाँ जिस तरह पहले आप जरा उनका तनाजुर पे देखते, मैं अब टेकिंग द डेविल साइड जो है कि वहाँ जिस तरह मखसूस नशिस्तों में देखा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश में बड़ी इंटरेस्टेड हैं कि अपनी सीटें किसकी बढ़ा लें। तो ये पीटीआई वर्सेस द रेस्ट तो हो गया हुआ है। तो भुट्टो साहब की भी वो सिचुएशन आई थी कि पीएनए के 9 सितारे वो बन गए थे और वो अकेले रह गए थे बिकॉज पीपल्स पार्टी वर्सेस द रेस्ट हो गई थी। तो हालात भी कुछ इस तरह के ही हैं। मगर सवाल मेरा ये है कि केपी एक बड़ा हसास सूबा है, बलूचिस्तान में भी बड़ी इस वक्त जो है सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी बुरी है, मगर केपी में ख़ास तौर पे ये जो ड्रोन अटैक्स होते हैं आजकल, जो काफ़ी अरसे से ही साउथ ऑफ केपी में बनू और डेरा इस्माइल खान वगैरह में प्रॉब्लम रहती है, मगर ये जो नई डेवलपमेंट जो है कि ड्रोन्स के ज़रिए थानों के ऊपर जो अटैक है, ये बड़ी खौफनाक है कि पीटीआई के रहते हुए भी ये मसला है, और अगर उनको हटाने की कोशिश की जाती है तो और मज़ीद ख़राबी होती है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, मुझे तो ज़रा सा ये सरप्राइजिंग लगता है कि जैसे जैसे कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर पाकिस्तान में बढ़ने लगता है या कोशिश की जाती है बढ़ाने की, तो इस तरह के वाक़यात में भी साथ में इजाफा शुरू हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में वाकई जब से पिछले ख़ासकर 2-3 हफ्तों में काफ़ी इस तरह के वाक़यात हुए हैं और काफ़ी वहाँ पर लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है। वहाँ पर खैबर बाजोड़ से लेकर तमाम जो अजला हैं कबायली, उनमें बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। कल भी बाजोड़ में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और लोग अमन की बात कर रहे हैं, लोग ऑपरेशन नहीं चाहते उन इलाकों में। तो ये सिचुएशन भी साथ में डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो आई डोंट नो इनका कोई इंटरलिंक है या नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में सियासी इस्तेहकाम के साथ जरूर ये जुड़ी हुई है सिक्योरिटी सिचुएशन। ठीक है, सियासी इस्तेहकाम के साथ ये सिचुएशन जुड़ी हुई। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीटीआई जुनैद अकबर साहब ने, उनको वेलकम करेंगे और शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जुनैद अकबर साहब, हमें ये इतला मिली थी कि आप इस वक्त वहाँ किसी जलसे में मसरूफ़ हैं, तो शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। यहाँ बात ये हो रही है कि सब लोगों की नज़रें इस बात पे थी कि पीटीआई की एक तहरीक का ऐलान हुआ है, पर बड़े कंफ्यूजिंग मैसेजेस आ रहे हैं कि कभी 90 दिन की बीच में शोशा छूट गया है, फिर आपस में इख्तलाफात। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि हम में इख्तिलाफ राय होती है, लेकिन इख्तिलाफ इस तरह का नहीं होता इसका पार्टी के सियासत पे कोई असर पड़े या पार्टी की तारीख पे। सब जो है खान साहब के झंडे तले और खान साहब के नीचे सब मुत्तफिक थे, और हमारा जब भी इस तरह की कोई काल आती है तो जिसकी भी खान साहब जिम्मेदारी उसको हवाला करते हैं, सारे उसके साथ खड़े होते हैं। तो हमारे एक दूसरे से कभी ये झूठ नहीं बोलूंगा। और यहाँ जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता हो तो इस तरह इख्तिलाफात आते हैं, और ये किसी और पार्टी में नहीं, क्योंकि मेरी तरह लोगों को आगे बढ़ने का मौका सुबह सदर में बन सकता हो, अगर यूनियन काउंसिल से होके यहाँ आ सकता हो, तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है। तो जब इस तरह की कोशिशें होती है तो इख्तिलाफ रहता है। लेकिन बाकी की जो है पहले भी खान के साथ जुड़े रही है, और मैं यही कहता हूँ कि खान का हाथ जिस पे होगा वर्कर और वोटर उसके साथ खड़े होंगे, चाहे मैं हूँ हमारी अपनी। जुनैद अकबर साहब, हमारे साथ हारून रशीद सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, मगर आप मुझे लगता है थोड़ा सा इसको देख नहीं रहे कि लोग इस निगाह से देख रहे हैं कि जब ये देखा जा रहा था कि आपकी तरफ से लाहौर के अंदर क्या ऐलान किया जाता है, तो वो जो ऑप्टिक्स आए कि वो मिर्ज़ा अफरीदी के लिए सेनेट की सीट की कोशिश नज़र आई, और वो ज़ियाफ़त जो हो रही थी, खाबे जा रहे हैं,
वो ऑप्टिक्स का आपकी तहरीक के मूड के साथ मुताबिकत नहीं है, उसमें एक तजाद नजर आता है। सर जी, मैं एक तो अपनी पोजीशन वाज़ेह करूं कि मुझे यही बताया गया था, या मेरे और भी दोस्त थे, उसको यही बताया गया था कि लाहौर में एक फार्म हाउस पे हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है। तो हमें इस तरह की नहीं था कि वो किसकी जगह पे है और वहां पर क्या एक्टिविटी है। तो इसलिए जो है वो इसी दिन हमारे आतिफ खान साहब के डिस्ट्रिक्ट में जो आज हमने वो रैली आज ही की, माशाल्लाह तारीखी रैली हुई है, तो हमने फिर वो रैली जो है वो उसको पोस्टपोन किया, और ना वो पहले से प्लान था। तो हमें जो वहाँ बताया गया था, तो हमें यही बताया गया था कि वहाँ पर जो है पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें पंजाब के MPAs होंगे, MNAs होंगे और CP के MPAs होंगे। तो वहाँ पर जो दावत हमें दी गई थी, बाद में पता चला कि वो मिर्जा साहब की जगह आती है, और वहाँ पर उसने खाने का भी एहतमाम किया था। तो हम अक्सरियत को पता नहीं था कि हम वहाँ पर कहाँ जा रहे। ये अब हमें ये इत्तला थी कि अब KP की जो पॉलिटिकल तहरीक वगैरह वो आप संभालेंगे, मगर वहाँ पे हमें नजर आया कि अली मीन गंडापुर साहब के हाथ में जो इस क्या कहें रेंज जो हैं वो लगाम जो है उनके हाथ में है, और वो उन्होंने तहरीक की बजाय सेनेट में इलेक्शन की सीट जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब की कैंपेन में चलाई हुई नजर आई। असल में सर जी, मेरी जब से मैं सदर बना हूँ ना तो खान के साथ मेरी रसाई है, ना मुझे मुलाकात करने दे रहे, ना मेरे खान की कोई मैसेज आता है। तो इस वजह से मैंने पॉलिटिकल कमेटी और CC की मीटिंग में भी मैं केस सदार इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि खान साहब चाहते क्या है और वाकई खान साहब ने ये कहा या नहीं कहा। तो 19 दफा मुझे खान साहब ने बुलाया और मैं वहां पर 7-7, 8-8 घंटे इंतजार करवा, क्योंकि वो रास्ता खराब का भी तो गुजारा हो गया, तो 3-3 जाने आने में लगते थे। तो मेरी तो कोई रसाई नहीं है, तो मैं तो क्यों इस पोजीशन पे, और ना मुझे इस बावजूद इसके कि सुबह सदर हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है इसमें आप इनपुट दे या न दे। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं 24 डिस्ट्रिक्ट मैं विजिट कर चुका हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोटिवेट करूँ। आज ये हमारी मर्दान में काफी अच्छी थी, लेकिन मैं शायद मिनिस्टर साहिबान की कोई मजबूरी थी या जो भी थी, आज हमारे इस पंजाब से 3 सूबाई मिनिस्टर थे, तीनों आज मसरूफ थे मेरे ख्याल है, तो शिरकत नहीं कर सके। तो बाकी मेरी जो जितनी मेरे बस में होती है मैं कोशिश करता हूँ कि खान साहब ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसको पूरा करूँ। हारून, आप क्या देखते हैं कि ओवरऑल जो ये एक सवाल मैं भी करना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह बता रहे हैं अपनी सिचुएशन, इस तरह से तकरीबन PTI के अंदर सब जो लीडरशिप है वो अलग अलग सोलो फ्लाइट में मुझे लग रहा है चल रहे हैं, और वो जब तक इमरान खान से डायरेक्टली ना मिलें और डायरेक्शंस ना मिलें वो किसी और पे एतबार करने को तैयार नहीं लगते। तो क्या ये जो टॉप लीडरशिप है पार्टी को, उसको इकट्ठे बैठ के कोई एक यूनानिमस किस्म का कमेटी और डिसाइड नहीं करना चाहिए लाए अमल कि जी इमरान खान से जब तक हम नहीं मिलते ये 2-3 लोग हैं जो इसको लीड करेंगे, इसको वो करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ लीडर्स मुख्तलिफ सिग्नल दे रहे हैं जिससे वर्कर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। असल जी मैं आपको बता दूं, रियासत और रियासती इदारे एक और वो काफी हद तक कामयाब भी हो रहे, हम में जो नफाक डाल रहे, हम में जो इख्तिलाफ हो रहे, यही हर बंदा जब मुझे मुलाकात नहीं करने दे रहे तो मैं अगर न कहूँ तो कोई और बात करता है कि फलां क्यों मिलता है, फलां क्यों को मुलाकात। तो इससे हमारा जो डिवीजन जो है वो नजर आता है कि कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते, लेकिन कुछ लोग जा पीते हैं वो मिल भी लेते हैं। तो इस वजह से काफी कंफ्यूजन है पार्टी के वर्कर्स में भी, हम में भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तथ्यकार हमारे साथ मौजूद थे। जुनेद अकबर साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करेंगे, उसमें भी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और पहले भी कोशिशें हुई इस किस्म की कुछ चीज़ें होने की, लेकिन हो नहीं पाई थी। प्रेशर्स बहुत थे। FPSC ने जिस तरीके से स्क्रूटनी का आगाज़ दोबारा से किया है, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
आमिर साहब, बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। ये जो एफपीएससी में हो रहा है, ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान हैं, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये सब कुछ हो रहा है और इम्तिहान दे रहे हैं अब अफसरान, और 40 नंबर भी नहीं ले सक रहे हैं। नहीं, वो ये एक आप देखें, ये सालों जो है डायरेक्ट भर्तियां होती रहीं, तो अफसरान की एक तरीकाकार रखा गया है कि एफपीएससी एक जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसका काम यही है कि उसके ज़रिए ये भर्तियां होती। तो ये ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के दौर में जो है 2008 से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर ये नून लीग के दौर में भी ये जारी रहा। तो वो उन सब की एक इशू आया उनकी रेगुलराइज करने का। शुरू में सारे 16 ग्रेड और अबव वो भर्ती कर लिए गए, अब उनकी तरक्कियां भी करनी थी। बहुत बड़ी तादाद इसकी सिंध के अंदर है। उसके बाद ये जब इशू आया कि इनको रेगुलराइज कैसे किया जाए और एफपीएससी को रोल होना चाहिए, तो उस वक्त फिर एक कमेटी बनाई गई और वो खुर्शीद शाह की ही निगरानी में बनाई गई। और याद रहे कि ये पीपल्स पार्टी के अपने दौर की ज़्यादातर भर्तियां थी, तो वो खुर्शीद शाह साहब ने तो उनको कवर अप करना था, तो लिहाजा उन्होंने कवर अप किया। उन्होंने कहा जी ये एक कैबिनेट की सब कमेटी के ज़रिए ये फैसला हुआ है कि बस इनको करें। वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जनाब, आप ये नहीं कर सकते और ये आप एफपीएससी के थ्रू ही इनको रेगुलराइज करेंगे, उस आपको छलनी से गुजारना पड़ेगा। सही। उसके बाद फिर एक तरीकाकार इसका बनाया गया कि इनको चेक तो कर लेंगे, इनको जो रखा गया है Capable भी हैं इनकी क्या डिग्रियां, क्या इनकी कैपेबिलिटी है, क्या सलाहियत है। उन्होंने बड़ा आसान सा रखा हुआ कि आपको एक 100 नंबर का एक पेपर देंगे, हल्का सा जनरल सा, आपने 40 नंबर लेने हैं। वो जिस तरह रियायती पास है 40 नंबर, असूली तौर पे आप इनमें से कई 16वें ग्रेड एंड अबव है, कोई 18, 19, 20 तक, पता नहीं कहाँ तक किन किन पोजीशंस पे, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं। मैं भी बताता हूँ। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि वो 40 नंबर लेना भी बहुत मुश्किल काम है। इंटरव्यू था बेसिकली, और इंटरव्यू वो नहीं, उसके बाद इंटरव्यू होना था। पहले नंबर लेने थे 40, फिर इंटरव्यू होना था। अच्छा। उसके बाद से फिर ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो हैं वो बीच में उसको फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ये तकरीबन बताया जाता है कि अब तक 14 वजारतों महकमों से 897 केसेस एफपीएससी तक मौसूल हुए हैं। मगर उसके बाद से मिनिस्ट्रियां जो हैं उसको उन्होंने इसको स्लो डाउन कर दिया है और वो इसके अंदर जो है ना आगे नहीं भेज रहे कि वो है कि जी सूनर लेटर कोई ना कोई वाया मीडिया निकल आए, क्योंकि उनको पता है कि ना वो इम्तिहान पास कर सकते हैं, ना इंटरव्यू पास कर सकते हैं, पता नहीं। और वो जो बताया जा रहा है अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिपार्टमेंट्स हैं 21 जो है ना FIA में हैं और 2 जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में हैं, 25 जो है इमिग्रेशन और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में हैं और पुलिस फाउंडेशन में हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हैं बड़े ज़्यादा हैं, 551 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हैं। अब देखें, अब एजुकेशन का सत्यानाश ऐसे ही हुआ है कि डायरेक्ट भर्तियाँ हुई हैं और वो मेरिट पे नहीं है। 40 नंबर जो लोग लेके पास नहीं हो सकते, खुद नहीं ले सकते, वो एजुकेशन को रन कर रहे हैं। 551 जो है उसके अंदर 51 जो है ना वो एजुकेशन से हैं, 199 फ्रॉम इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट। ये जो आप सुनते हैं कि जी बेताशा लोग FIA के ज़रिए और पासपोर्ट जाली बनते हैं, तो जब ये जाली तरीके से लोग आए हुए हैं, पता नहीं इनकी ना प्रॉपरली डिग्रियां चेक हुई हैं, ना इनकी काबिलियत चेक की गई हुई है, तो अब उन सबको ये मौत नज़र आ रही है। और तरक्की उनकी हो कई जगह पे, वो इम्पोर्टेंट पोजीशनों पे बैठे हुए हैं। अभी तफसीलात अभी नहीं बताई जा रही। ये पहले भी करने की कोशिश की गई थी, ये किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा? नहीं, यही तो है कि अब उनकी जो रेगुलराइजेशन करवानी है और वो कह रहे हैं कि जितनी उसको लटकाया जा सके लटकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और क्लियरली वायलेट हो रहे हैं, और जिस तरह के बाकी सुप्रीम कोर्ट के आजकल ऑर्डर की औकात रह गई है, यहाँ भी वो ऑर्डर दे देते हैं मगर इम्प्लीमेंट, जिस तरह 90 दिन का इलेक्शन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, मखसूस नशिस्तें नहीं इम्प्लीमेंट करवाई हैं, तो कौन परवाह करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो वो मिनिस्ट्रीज़ जो है स्लो डाउन कर रही हैं और वही लोग वही गवर्नमेंट में बैठे हुई हैं, 2 बड़ी पार्टियां जिनकी ये भर्तियां हैं, तो अपने लोगों को जिस तरह PIA की प्राइवेटाइजेशन के अंदर आज मैं सुन रहा था कि जी बड़ी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं कि जी इस दफ़ा जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, मगर साथ में वो कह रहे थे वहाँ से जो लोग हैं ना उनको नहीं निकालना,
पीआईए इसलिए बैठी कि उसके अंदर इतनी ओवर स्टाफिंग हो गई हुई थी। ये जो सियासी भर्तियां की गई, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नून लीग के ज़माने में भी, वो जो उसकी वजह से बैठी। और कौन इसके ज़्यादा प्राइसेस देगा अगर ये कंडीशनैलिटी होगी कि आपने ये जो जाली भर्तियां हैं इनको नहीं निकालना, इनको नहीं छेड़ना, तो पीआईए को के लिए कौन पैसे खर्चेगा? तो ये पता नहीं अभी जुबानी उन्होंने कह दिया है या इन राइटिंग इसकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मुझे गैप कि अब होता क्या है। अच्छा आमिर साहब, ये कमिंग टुवर्ड्स दिस, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त। आपको पता है कि जिस तरह से तूफानी बारिशें हैं, सैलाब है, मुल्क में फ्लड्स ही फ्लड्स हैं, और बहुत ज़्यादा इसके जो स्टैट्स हैं वो ख़तरनाक किस्म के आ रहे हैं। 14 अफराद गालिबन जाँ बहक हो चुके हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में ये जो होटल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? इनकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? ये किस तरह से ऐसे डेंजरस एरियाज में मौजूद हैं और बंद होते हैं और उसके बाद खुल भी जाते हैं, रोड भी बन जाती है? नहीं, मैं आज ही मेरे कुछ दोस्त इतला दे रहे थे, उन्होंने कहा जी वो ये तमाम जो नथिया गली की तरफ बारिशों की अभी मज़ीद आ रही हैं, 15 और 17 के दरमियान और बारिशें आ रही हैं और लोग नहीं रुक रहे, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है। वो कह रहे जी बम्पर टू बम्पर जो है ना सड़कें क्लोज्ड हैं, इतने लोग जा रहे हैं पहाड़ी इलाका जात में, लोग नहीं बाज आते, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कंट्रोल कर पाती। मगर ये एक बहुत बड़ा जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि ये लेक्सिस होटल जो अताबाद लेक के ऊपर, उसका एक बड़ा वाक़या हुआ कि वहाँ पे एक लैंडस्लाइडिंग खौफनाक किस्म की हुई, क्योंकि वो बिल्कुल नैज पे ये स्पीड दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये बनाई गई थी, ऐसी जगह पे ये होटल था कि वो बिल्कुल जो लैंडस्लाइडिंग के एरिया में थे ऊपर बनाई गई थी। हाँ। और वो फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ लोग कैद हुए और वो फिर झील के ज़रिए उनको फरार करवाया गया। ये बिल्कुल अब वो दोबारा इस होटल का साथ, इस होटल की लेक्सिस अताबाद पे जो बनाया गया है, इसकी मज़ीद शिकायत आई थी कि जी एक फॉरेनर साहब गए थे, उन्होंने एक बड़ी वायरल हुई उनकी वो वीडियो कि इसका पानी, सीवरेज के पानी जो है वो लेक में जा रहा है। वो उन्होंने कवर अप कर दिया, उन्होंने कहा हाँ कुछ वायलेशंस हैं, मगर हमने उनको सील कर दिया है। अब ये सोशल मीडिया पे दोबारा हाल ही में ये वाक़या हुआ है, उन्होंने अब ये इश्तिहार दे रहे हैं कि सीज़न मिस ना हो, कि ये फंक्शनल है और ये प्लीज़ आप दोबारा आएँ, हमने मुतबादल सड़क बना ली है और हमने जो है नाला जो लैंडस्लाइडिंग का आ रहा था उसका रुख मोड़ दिया है। अब ये तस्वीर इश्तिहार दिया जा रहा है, बाकायदा लोगों को दोबारा बुलाया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन इसको अलाउ कर रही है, दोबारा खोल रही है। और मेरे सामने एक और ख़बर पड़ी है और ये बड़ी मज़का खेज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, गिलगित और बल्तिस्तान ने, उन्होंने बैन कर दिया है कि नई कंस्ट्रक्शन जो है हुंजा की लेक्स में और बल्तिस्तान की 3 लेक्स का जिक्र है, जिसके अंदर अताबाद भी है, बोरित है और ड्यूकर लेक है, कि इनके यहाँ नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। नहीं तो चले ठीक है, आपने रोक दी, मगर ये जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है जिसके ऊपर ये बिल्कुल अभी रिसेंटली हादसा हुआ है, बड़ा वाक़या था कि शुक्र है लोगों की जानें उसमें बच गई, वरना वो बिल्कुल एन लैंडस्लाइडिंग के एरिया के अंदर जो है नाले के ऊपर, लेक के बेड के ऊपर जो है वो एरिया के ऊपर वो ये होटल बनाया गया हुआ है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन वो जो पहले हैं होटल, उनको जो रेगुलेट करना चाहिए वो रेगुलेटर नहीं कर रहे। तो अभी पता नहीं, हमने कोशिश की है उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेने से, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि आप ये क्यों अलाउ कर रहे हैं इनको कि ये दोबारा ये शुरू करें। गवर्नमेंट से भी कोशिश की है, अगर वो अपना वर्जन देना चाहें तो हम हाजिर हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वेदर वार्निंग्स और अलर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ख्याल रखें खुद भी, और इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की हिफाजत को मद्देनज़र रखें और सीज़न को ना देखें कि इस वक्त कारोबार कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की जानें बहरहाल ज़रूरी हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।